हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है और स्टार्ट से बिल्कुल क्लास 12 की जो केमिस्ट्री उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल प्रारंभ से। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियोज आने वाली है रेगुलर। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोशिश करेंगे इंग्लिश मीडियम में भी हम इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। मेरा नाम है शिवम कुमार, मेरी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है और मेरी एमएससी है वो केमिस्ट्री से है। स्पेशलाइजेशन मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और इसके साथ साथ मेरी बीएड एक गवर्नमेंट कॉलेज से हो चुकी है। मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है एक केमिस्ट्री टीचर के तौर पे। इसके साथ साथ मेरा एक कोचिंग सेंटर भी है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक है, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो दिक्कत है, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर पे क्वांटम कोचिंग सेंटर पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपके पास लेटेस्ट जो हमारी वीडियोज़ हैं वो इस तरह से आपके साथ आती रहे। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। पहला ये लेक्चर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और आपसे मेरी छोटी सी विनती है कि वीडियोज़ को पूरा देखा करें और अपने जो दोस्त हैं, जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, उनके साथ एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, जैसे फेसबुक के ग्रुप बनाओ और उसमें स्टडी करने की कोशिश करो। ज़्यादातर बच्चे उसमें ऐसे रखना जो स्टडी करते हैं और अगर आपका जो ग्रुप है वो 100 बच्चों से ज़्यादा जाता है तो मैं उसमें अपना नंबर ऐड करूँगा। मैं उसमें अपने आप भी एज ए मेम्बर या फिर एडमिन जो भी आप मुझे बनाना चाहें, मैं वहाँ पर अपनी सेवाएँ देने के लिए इच्छुक हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ठोस अवस्था से। ठोस अवस्था आपका चैप्टर नंबर 1 है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें से कितना नंबर का आता है। ये सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी से हो, यूके बोर्ड से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, कोई सा भी बोर्ड आपका हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका आप हिंदी से कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, तो ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा बता दें, इस चैप्टर में से लगभग 3 से 4 नंबर का यहाँ पे आपका आता है और 3 से 4 नंबर में अगर मैं बिल्कुल ऐसे बताऊँ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता के आपको चलूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे फोकस तो आपको भी सब पे करना है, लेकिन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको रेगुलरली आपको थोड़ा बहुत उसको देखते जाना है ताकि आपकी जो स्टडी है वो एक अच्छे लेवल पे चले जाए और आपको आगे आने वाले टाइम में उसकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये क्लास 12 के लिए भी है, ये बीएससी में भी आपके यहाँ पे आता है। बीएससी में भी थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट एक यूनिट यहाँ पे है। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये यूनिट आपके यहाँ पे आ जाती है अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अलग स्टेट में तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो। स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आपने 10th में पढ़ा है, आपने 9th में पढ़ा है द्रव्य। हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, नोट द्रव, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो जो मैटर है वो है क्या, ठीक है। तो इसकी 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं। वैसे थोड़ा सा मैं आपको सही कर दूं, मतलब वैसे 3 ही हैं जिसको हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैस अवस्था, 2 और हैं। उनमें से एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 3 को डिटेल में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था को, जिसको इंग्लिश में सॉलिड बोला जाता है। उसके बाद हम द्रव को बोलते हैं, द्रव अवस्था लिक्विड, और उसके बाद गैस, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, ठोस पढ़ना है। तो कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। अब जो ये कण है, जो अवयवी कण है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का मतलब अवयवी कण का मतलब जिससे कोई भी पदार्थ मिलके बना है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, इस नाम को आपको ध्यान रखना है। अवयवी कण को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण 3 हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें या तो वो परमाणुओं से मिलके बना होगा, एटम से, या फिर वो अणुओं से मिलके बना होगा, या फिर वो आयन से मिलके बना होगा। तो 3 यहाँ पे आपके अवयवी कण होते हैं जिनसे कोई भी पदार्थ मिलके बना होगा, अवयवी कण, ठीक है। तो मैं जहाँ भी अवयवी कण की बात करूँगा वहाँ पे अपने आप परमाणु, अणु या फिर आयन, इनमें से कोई एक हमेशा होगा। तो बात कर लेते हैं हम ठोस की। तो ठोस में क्या होगा, ठोस के बारे में थोड़े से इसके लक्षण के बारे में बात करें तो ठोस आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। क्या था, वही सिंपल सी बात, जिसके जो अवयवी कण है उनके बीच की जो दूरी है बहुत कम होती है। जब उनके बीच की दूरी कम होती है तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जिसको हम अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है। उसके बाद ये दृढ़ होते हैं, इनका जो आकार है, जो इनका द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, कभी बदलता नहीं। आपको सिंपल पता ही है कि अगर कोई आपके पास ठोस है तो उस ठोस का, जैसे ये मेरे पास सॉलिड है, तो इसका जो मार्कर है, इसका वजन कम नहीं होगा, इसका आकार चेंज नहीं होगा, ये हमेशा निश्चित होता है,
ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें थी आपको सॉलिड के बारे में। ये यहाँ पे ज़्यादा सॉलिड के बारे में आपसे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन जो इसमें एनसीईआरटी में 11 पॉइंट दिए हुए हैं उसमें पहले ये है कि लक्षण क्या होते हैं ठोस के। तो ठोस के लक्षण आपको ज़्यादा पता ही है, डिटेल्स में पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि ठोसों के प्रकार। जो ठोस हैं उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो जो इनके बीच में अवयवी कण हैं, जो ठोसों में क्या है, कोई भी पदार्थ उसके अंदर क्या है, अवयवी कण है। तो जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों के क्रम के आधार पे 2 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे समझना है, जो ठोस हैं वो अवयवी कणों के क्रम की व्यवस्था, उन कणों की क्रम की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे में कुछ नहीं करना, बस ए लगा देना है, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इसको हम एमोर्फस बोलते हैं। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस को फिर आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। अब फिलहाल हम इस चैप्टर पे आए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम किसको बोलते हैं, ऐसे ठोस। आप अपने नोट्स भी हमारा जो लेक्चर उसको देखते हुए बनाते चल सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी रखी जाए, और नोट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो आप अपने आप से नोट्स बना सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं, ऐसे पदार्थ जिनके जो अवयवी कण हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की दीर्घपरास व्यवस्था होती है। अब अभी हम बात करेंगे कि दीर्घपरास व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि अभी मैंने जब आपको बताया कि ठोसों के प्रकार, मैंने वहीं पे आपको नोट कराया, अभी वहीं पे बताया कि किसके आधार पे ठोसों के जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पे हैं। उनका जो आधार है, उनका जो बेसिक है, मेन चीज़ है उसके अंदर, वो क्या है, उनके अवयवी कण जिनसे वो मिलके बना है, उसके जो अवयवी कण हैं उनके क्रम की व्यवस्था, वो कैसी किस ऑर्डर में लगाए गए हैं, उनकी व्यवस्था के आधार पर हम बताने वाले हैं। तो अगर हम कोई पूछता है आपसे क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, ऐसे सॉलिड, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की, अवयवी कण का मतलब 3 चीज़ें, या तो परमाणु या अणु या फिर आयन, जिनके अवयवी कणों की दीर्घपरास व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अंतर भी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी आ जाता है, दोनों चीज़ हम यहीं से डिफाइन करते जा रहे हैं। और अगर कोई आपसे पूछने लगे कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो बिल्कुल इसका अलग अंतर करने में उल्टा कर देना थोड़ा सा, कि अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो आपको थोड़ा सा अभी पता लगा होगा कि क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। की एक में तो बताया है कि दीर्घ परास व्यवस्था होती है और एक में क्या होती है, शॉर्ट या लघु परास व्यवस्था होती है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि दीर्घ परास व्यवस्था क्या होगी, और जो शॉर्ट रेंज है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल इनको रिलेट करने के लिए है, एग्जाम्पल्स आपकी कॉमन लाइफ से मैं उठाने की कोशिश करूँगा। सपोज करो आप किसी गांव से निकल के जाते हो, ठीक है। आप किसी गांव से जब निकल के जाते हो तो आप पूरे गांव को तो देखोगे नहीं, उस गांव को तो ऐसा तो है नहीं। जब आप उससे निकल के जा रहे हो तो आप कम्प्लीटली एक एक चीज़, हर एक चीज़ को तो नोटिस नहीं करोगे। जब आप उससे निकले, आपने जो 2, 4, 5 मिनट उस गाँव में बिताई, या जो आपने निकलते हुए जो आपके साथ घटित हुआ, उसके आधार पे आप उस गांव को जज करोगे, उसके आधार पे आप उस चीज़ को जज करोगे। अब कभी भी फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप अपने आप से जो पीछे की चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनके आधार पे आप बताते हो उसके बारे में। आपके साथ अगर वो चीज़ें गलत हुई हैं, कोई चीज़ गलत हुई है उस गाँव में, तो आप क्या बताओगे कि वो तो बहुत ख़राब गाँव है। कोई अच्छी हुई है तो आप बताओगे बहुत अच्छा है। जबकि ज़रूर थोड़ा ये कि जो आपके साथ हुआ है तो पूरे गाँव के बारे में एक बेसिक बन जाए। तो जो चीज़ आप ये बता रहे हैं ये एक तरीके से लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। या सपोज करो आपने किसी गांव में किसी जगह पानी पिया, ठीक है, वहाँ पे जो पानी था, नल का पानी था,
बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा लगा आपको, जैसा भी था। अब उस गांव की दूसरी साइड में कुछ घटना घटित होती है, दूसरे साइड के बारे में भी आप सोचने लगते हो कि हाँ वहाँ पे भी पानी ऐसा ही होगा, वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। उस गांव के बारे में जो पूरी अवधारणा बनी है, आप पूरे गांव को नहीं जानते, आपने थोड़ी सी चीज़ देखी और उसी के आधार पे पूरे गांव का एनालिसिस कर दिया। दैट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम दीर्घ प्रास व्यवस्था बोलते हैं। तो जो ठोस हैं उनके अंदर क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ये बनाया, उसके बाद ये पॉइंट बनाया, फिर ये पॉइंट बनाया, फिर ये पॉइंट बनाया, ठीक है। ये क्या है, इसके अवयवी कण है, समझना है क्या, ये अवयवी कण है। अब ये आपको एक लाइन, एक ऑर्डर पता लगा किसी ठोस का, तो इसी के आधार पे आपको यहाँ का नहीं पता है कि यहाँ पे जो है उसमें किस तरीके से ये व्यवस्थित होंगे। तो अगर वो क्रिस्टल या ठोस है तो आप इसी के आधार पे बता दोगे कि बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो उसकी अवयवी कणों की व्यवस्था है वही सारे के सारे क्रिस्टल या ठोस में है। जैसे अगर मेरे पास ये क्रिस्टल या ठोस का कोई उदाहरण है, तो आपने इतनी काट ली इसकी, इस काट को आपने एनालिसिस किया। इस एनालिसिस में आपने ये पाया कि इसके अंदर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं। अब आपको इस काट का पता नहीं है, लेकिन आप बता दोगे कि यहाँ पे भी जो इसी तरह की जो काट होगी इसके अंदर, जो इस तरह का इतना क्षेत्रफल होगा, उसके अंदर जो व्यवस्था होगी वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगी। तो आपको इतना पता था, लेकिन आपने इसी के आधार पे इसका भी बता दिया। दैट इज क्रिस्टल या ठोस। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसमें एक व्यवस्था है, जिसमें आने वाले टाइम को बता दिया जा सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ज्योतिष थे, जो हमारे पहले पूर्वज थे, या जो हमारे बड़े बड़े महर्षि थे, वो भविष्यवाणी करते थे। तो वो भविष्यवाणी बोल सकते हैं कि एक तरीके से लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, जिनको आने वाले टाइम के बारे में पता होता था, क्योंकि वो पहली चीज़ों को एनालिसिस करके आगे एक चीज़ बता देते थे। अब यहीं पे दूसरी चीज़ आ जाती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब यह लघु प्रास व्यवस्था का मतलब किसके अंदर होगा, लघु प्रास व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर लघु प्रास व्यवस्था होगी। कहने का मतलब कि जो उसके अवयवी कण होंगे उनकी जो व्यवस्था होगी, उनका जो व्यवस्था होगी, जो उनका एक क्रमबद्ध व्यवस्था उनके अंदर नहीं होगी। क्रमबद्ध व्यवस्था किसके अंदर होगी, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। लेकिन अक्रिस्टलीय सॉलिड के अंदर ये व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि सपोज करो जो ये व्यवस्था थी वो यहाँ तक तो बिल्कुल सही थी, इतने में तो थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके वो व्यवस्था खराब हो गई, कुछ नहीं, इस तरह से कुछ भी हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या है, किस तरीके से है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जिसकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, जिसमें एक व्यवस्था होती है, क्रम वाइज होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है कि लाइन वाइज जब आप कॉलेज में खड़े होते हैं प्रेयर के लिए सुबह स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्लास 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, इस तरीके से अलग अलग खड़े होते हैं, फिर सेक्शन वाइज अलग खड़े होते हैं। तो अगर किसी एक बच्चे से पूछा जाए कि भाई आपका जो क्लास है या सेक्शन है कौन सा है, तो उसने कहा कि मैं 9th A से हूँ, या 11th A से हूँ, या 12th A से हूँ, तो अब क्या एनालिसिस किया जाएगा, इस लाइन में जितने बच्चे होंगे वो सारे 12th A के होंगे। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन उन सबको वे ऐसे ही किसी भी तरीके से खड़े हो जाएं कि आज कोई क्रम नहीं है, और कोई कभी पता लगा यहाँ तक तो 12th A के हैं, 10-20 बच्चे 12th A के खड़े, उसके बाद कोई 9th का है, कोई 12th B का है, कोई 10th का है, कोई 6th का है, कोई 7th का, इस तरीके से खड़े हो गए। तो दैट इज़ अक्रिस्टलीय ठोस, दैट इज़ एमोर्फस। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि जिसमें एक व्यवस्था का जो क्रम है वो कुछ दूरी तक पाया जाए, उसके बाद उस व्यवस्था का कोई भी क्रम ना हो। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो मेन पॉइंट है उसको आपने नोटिस कर लिया होगा कि वो क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब कि जिसमें जो अवयवी कण है उनकी एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। एक छोटा सा एनालिसिस करने के बाद आप लास्ट में कैसे होगा वो बता सकते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जो एमोर्फस है, एमोर्फस के अंदर आप नहीं बता सकते कि जो इसका लास्ट का जो चीज़ें हैं या इसमें जो आने वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरह की होंगी। इसी वजह से हम क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी जो अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो एक छोटी सी चीज़ों पे करते हैं, मैक्रो चीज़ों पे ना करके माइक्रो चीज़ों पे करते हैं, सूक्ष्म चीज़ों पे करते हैं, स्थूल चीज़ों पे नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, इनका जो गलनांक है वो कैसा होगा, निश्चित होगा। निश्चित होने का मतलब कि गलनांक ठोस है, ठीक है, ये
वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस का मतलब जिनका एक निश्चित गलनांक होता है। भाई ठोस को अगर आप गर्म करते हो तो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक निश्चित प्रेशर और एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जिस पे कोई ठोस क्या होता है अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं मेल्ट होना। ठीक है, तो वो किसके अंदर होता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, क्योंकि ये वास्तविक ठोस हैं। इनका एक निश्चित गलनांक होगा। अगर 98.5 है तो 98.5 ही होगा। ठीक है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनका जो गलनांक होता है वो गलनांक निश्चित नहीं होता है। निश्चित ना होकर क्या होता है, उसमें एक ऑर्डर, एक रेंज होता है। रेंज होने का मतलब कि जैसे मैंने कहा कि 90 से 110, ये इनका क्या है, गलनांक है। गलनांक ही पूरा गलनांक नहीं बोल सकते, क्योंकि गलनांक का मतलब क्या होता है कि गल गया एकदम से लिक्विड में चेंज हो गया। ये पहले क्या होते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं पहले पिघलते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं, उसके बाद बहना स्टार्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से लिक्विड बन गए, पहले क्या होगा, मुलायम होंगे, पिघलना स्टार्ट होंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत पिघलेंगे, उसके बाद इनको किसी शेप में आप बदल सकते हैं। इसीलिए इनको आभासी ठोस बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो का मतलब आभासी, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड इसी तरह से इसको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, समदेशिकता विषमदेशिकता, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया कौन सा, कि अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड, तो कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कांच को क्यों बोलते हैं अतिशीतित द्रव, क्योंकि कांच इसी का उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। या क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव क्या होते हैं, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अंदर बहने का गुण होता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से लिक्विड की तरह का व्यवहार करते हैं। अब लिक्विड बिल्कुल लिक्विड तो होते नहीं, आभासी लिक्विड है, अतिशीतित है, मतलब जो बहने का गुण है वो बहुत ही क्या है, शीतित का मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही हल्का है। ऐसा नहीं कि पानी की तरह एकदम बहते जाएंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि जो पुराने घर होते हैं उनकी जो कांच की खिड़कियां बनी होती हैं वो क्या होती हैं, लंबे टाइम पे जाकर आप देखोगे तो वो क्या हो जाती है, दूधियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और दूधियाँ होने के साथ साथ क्या होती है, ऊपर से पतली और नीचे से मोटी हो जाती है, क्योंकि जो कांच है वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो वो क्या नीचे की तरफ बहना स्टार्ट करता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। इसी वजह से बोलते हैं अतिशीतित। अतिशीतित का मतलब कि जो बहने का गुण है वो बहुत लंबे टाइम में जाके होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव हैं, क्योंकि इनके अंदर लिक्विड की तरह का गुण होता है, लेकिन बहुत ही क्या है, कम है, मतलब कि बहुत ही स्लो है। तो इस वजह से अतिशीतित बोलते हैं, सुपर कूल्ड बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड इसको बोला जाता है। तो ठोस का गलनांक निश्चित होता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनकी एक रेंज होती है, और रेंज में क्या होगा कि पहले मुलायम होंगे, उसके बाद में पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एकदम से लिक्विड नहीं बनते। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो होते हैं विषमदेशिक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा। विषमदेशिकता, एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपिक। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो होते हैं समदेशिक। कैसे होते हैं, समदेशिक। ठीक है, मैं पॉइंट आपको बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना और समझते जाना। विषमदेशिकता, पहले तो आपको बता दूं कि विषमदेशिकता और समदेशिकता का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। विषमदेशिकता, आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विषम का मतलब विषम अलग अलग, और देशिकता मतलब दिशा। ठीक है, इतना तो आपको अपने आप से पता लग रहा होगा। आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब वैसे भी आपको पता है इक्वल होता है, और देशिक का मतलब दिशाएं। सिंपल समझना है कि जो भौतिक गुण होंगे, जो भौतिक गुण होंगे, विषम देशिकता का मतलब है कि वो अलग अलग होंगे सभी दिशाओं में। विषम देशिकता का मतलब है कि जो भौतिक गुण होंगे उस ठोस के वो सभी दिशाओं में अलग अलग होंगे। जबकि जो समदेशिकता है, समदेशिकता का मतलब क्या होगा कि वो समान होंगे। तो विषम देशिकता समदेशिकता का मतलब तो पता लग गया होगा कि विषम देशिकता का मतलब कि उसमें जो भौतिक गुण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे सभी दिशाओं में अगर वे मापे जाएं। ठीक है, मान लो जैसे ब्लैक बॉडी है, तो मैं कोई गुण तो क्या कर रहा हूँ, एक बार तो मैंने इधर को एक रे पास करके देखी, एक बार मैंने इधर को एक रे पास करके देखी। ठीक है, तो अलग अलग दिशाएं होगी, ये दिशा अलग होगी, ये दिशा अलग होगी। तो ये चीज़ अगर मैं ठोस में बात करूँ, क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में, तो क्रिस्टलीय ठोस में तो इनके जो गुण होंगे वो अलग अलग आएंगे, इधर की कुछ अलग वैल्यू आएगी, इधर की कुछ अलग वैल्यू आएगी। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो एमोर्फस हैं, जो अक्रिस्टलीय सॉलिड हैं, जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं,
उनके अंदर अलग अलग दिशाओं में भी सभी भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, उसमें चालकता, विद्युत चालकता, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो भौतिक गुण होंगे वो उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। किसके अंदर सेम आती है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग आती हैं। उसका रीजन समझना कि उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति बताई गई है। देखो वैसे सिंपल आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4 पार्टिकल्स के जो ब्लैक वाले हैं इस तरह से हैं, और जो आपको ये होल्स वगैरह दिख रहे हैं ये इस तरह से 5-5 इस तरह से हमने क्रम में लिए हैं। आपको पता है पहले 4 है, उसके बाद 5, फिर 4 है, फिर 5, फिर 4 है, फिर 5 है। तो ये एक क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एक ज्योमेट्री है। अब इस ज्योमेट्री के अंदर हमें अगर इसका अपवर्तनांक निकालना है तो हमने 2 किरण, जो 2 रेज हैं, जो प्रकाश की किरण है, वो हमने इसके अंदर से पास कराई। एक कराई AB और एक कराई CD। अब अगर आप AB को ध्यान से देखोगे तो AB के दोनों ओर एक ही प्रकार के, देखो इधर इधर जो ब्लैक वाले हैं, एक साइड में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक वाले हैं, ठीक है, और एक साइड में बिल्कुल होल्स वाले हैं, ठीक है। तो एक रे ऐसी है जिसके एक साइड एक जैसे और दूसरी साइड एक जैसे हैं, निरंतर चेंज नहीं हो रहे, एक साइड एक जैसे और एक साइड एक जैसे। जबकि जो CD हमने इसके अंदर पास कराई है उसमें देखो एक निरंतर क्रम के बाद बदलते जा रहे हैं, पहले होल्स है, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद होल्स, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद होल्स, उसके बाद ब्लैक, ऐसे इधर से हैं। तो अब इन दोनों के जब मान निकाले जाएंगे तो वो क्या आएंगे, उनमें डिफरेंस आएगा, उसमें अंतर आएगा। रीजन समझ में आया। अगर आप इस रे को देखते हो तो इसके एक और एक जैसे और एक और एक जैसे हैं AB के, और जो CD की बात करेंगे तो CD में क्या है कि क्रम के बाद बदलते जा रहे हैं। तो इस वजह से AB का कुछ अलग वैल्यू आएगी अपवर्तनांक की या कुछ और की, जो भौतिक गुण होंगे, और CD में कुछ अलग आएंगे। इसलिए जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदेशिक होता है। विषमदेशिक का मतलब कि उसमें अलग अलग दिशाओं में जो भौतिक गुण आएंगे वो उनकी वैल्यू, उनके जो मान है वो अलग अलग आते हैं। जबकि अगर यही चीज़ें आप किसके अंदर देखना स्टार्ट करें, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर देखना स्टार्ट करें, तो उसके अंदर सेम आएगी, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर तो है नहीं, उसमें तो सब गचा पचा से भग रखा है, ठीक है। तो उसमें तो इधर से भी इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा, इधर से भी इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि एक ही तरह की जो अवयवी कण है वो उसको इफेक्ट करेंगे। किसके अंदर, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। तो ध्यान रखना है, अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता और क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता। ये डायग्राम आप बना के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण होता है कांच है, रबड़ है, रेजिन है, प्लास्टिक है। ये सब उदाहरण हैं किसके, ये सारे उदाहरण हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। कौन कौन से, कांच है, रबड़ है, रेजिन है, ठीक है, प्लास्टिक है। जबकि इसी के अलग हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उनके एग्जांपल्स की बात करें तो उसका एग्जांपल्स क्या होते हैं, NaCl है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, और जितनी भी धातुएं हैं, कॉपर है, आयरन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, इस तरह से बहुत सारे हैं क्रिस्टलीय ठोस, आपको पता लग जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में हम क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा, था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 के अंदर हम डिफरेंस बिल्कुल मेन पॉइंट टू पॉइंट लिख के आपको समझाएंगे क्रिस्टलीय ठोस का क्या अंतर है, मतलब अंतर बताएंगे। इधर होगा गुण, इधर होगा क्रिस्टलीय ठोस और इधर होगा क्रिस्टलीय ठोस, और उनका जो डिफरेंस होगा बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सेकंड जो पार्ट होगा इसका बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा हमें जरूर बताएं। इंट्रोडक्शन था, थोड़ा स्टार्टिंग करनी थी, और रात का टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास, ज़्यादा जोर से मैं बोल भी नहीं सकता। तो इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पार्ट 2 के अंदर हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं हमें, कमेंट करें कि क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे और अच्छी करनी चाहिए और जो आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।